हाय गाइस। आपका हीसू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हम मैथ में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे अंक की संख्या क्या होती है, संख्या के कितने प्रकार होते हैं, और उनसे जो ये नंबर सिस्टम होता है, जो संख्याएं हैं, इनको जानने से ही हम जो है तो हमें आसानी होगी कि इनका मतलब कोई भी संख्या दी रहती तो उसमें कैसे भाग देते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो उसके लिए आज हम बेसिक चीज़ों की जानकारी लेंगे, जैसे अंक अंक जीरो से लेकर के 9 तक, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो अकेले होते हैं ये अंक कहलाते हैं। कुल मिला के अगर यदि आपसे कोई पूछे कुल कितने अंक होते हैं तो 1 से 9, तो टोटल 9 अंक हुए, और जीरो भी आप उसमें इंक्लूड कर देंगे तो कुल अंक 10 होते हैं। अंक संख्या के बारे में जानेंगे तो अंकों से मिलकर के संख्या बनती है। कोई भी संख्या जो होगी वो अंकों से मिलकर बनती है। संख्या के प्रकार, संख्याएं वैसे तो बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन हम उन संख्याओं के बारे में जानेंगे जो कक्षा 10 के लिए और ख़ास तौर से कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग के लिए ज़रूरी है, उनके बारे में जानेंगे। जैसे पहली होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृत संख्या मतलब प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने में जिस संख्या का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे अगर यदि हमें कोई वस्तु गिनना है तो हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। कहाँ तक गिन सकते हैं? जहाँ तक हम गिनना चाहें, जहाँ तक हमसे गिनती बनेगी वहाँ तक गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, और जहाँ तक आप गिन सको तो 1 2 3 4 5 6, ये डैश डैश अनंत है। ये जो सिंबल है, ये चिन्ह जो कहलाता है, ये सिंबल या चिन्ह ये अनंत का कहलाता है, अनंत का सिंबल कहलाता है। तो इस तरीके से प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत तक। पूर्ण संख्या, जब हम प्राकृत संख्या में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट हुई है, अब 1 के पीछे यदि हम जीरो को ले लेते हैं और जीरो से शुरू करके 0 1 2 3 4 5 6 और जहाँ तक हम अनंत तक जो है तो जो संख्या होगी वो संख्या कहलाएगी हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं यदि हम पूर्ण संख्या में, जैसे कि 0 से लेके 1 2 3 4 और आगे डैश डैश तक, ये हमारी कहलाएगी पूर्ण संख्या। और यदि हम जीरो के पीछे -1 -2 -3 डैश डैश अनंत तक अगर हम गिन लेंगे तो वो हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि यदि आपसे यदि -3 लिखा रहेगा तो आप ये जान सकते हैं कि -3 कौन सी संख्या है, -3 पूर्णांक संख्या है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि क्या 0 पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है पूर्णांक संख्या। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या में आती है, इसलिए। अब हम जानेंगे सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वह संख्या सम संख्या होती है। जैसे 2 है, 4 है, 6 8 10, और इस तरीके से, मतलब कि कुल मिलाकर कि जो संख्या 2 से, अगर हम कोई संख्या हमें दी गई है, यदि उस संख्या में 2 का भाग पूरी तरीके से चला जाता है, शेष फल कुछ नहीं बचता, कहने का तात्पर्य शेष फल 0 बचता है, तो वो दी गई संख्या सम संख्या कहलाएगी।
जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम 122 को देखें तो 122 में 2 का भाग देंगे तो हमारी ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। कैसे कट जाएगी? यदि हम इसका भाग देते हैं, हमें ये पता करना है कि 122 सम संख्या है कि नहीं है। तो हम जब 2 से भाग देंगे तो 2 छक्का 12 और 2 एकम 2, 144 को अगर देखेंगे हम तो 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। इस तरीके से कुल मिलाकर के आपको अगर पता करना कि सम संख्या जो दी गई संख्या सम संख्या है कि नहीं है, तो हम 2 का भाग देके देख लेंगे। और इससे भी शॉर्टकट मैं आपको बताऊं, आप ध्यान दीजिएगा कि यदि इकाई के अंक में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए और या कि 0 आ जाए, तो वो संख्या भी जो है तो 0 को वैसे अगर 0 आती है इकाई के अंक में तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, यानी कि शेषफल 1 बचे। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। अब यदि हम 15 में 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14 और एक शेषफल बच गया, इसलिए वो संख्या 15 जो है विषम संख्या कहलाएगी। अब भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो, एक से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 8 है, 9 है, 10 है। तो इस तरीके से अब गुणनखंड क्या है आपको हम आगे जो है तो गुणनखंड के बारे में बताएं। अब अभाज्य संख्या के बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिसका गुणनखंड या तो 1 हो और या तो स्वयं वह संख्या हो। जैसे 2 अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड अगर देखेंगे तो हमारा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। 3 भी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड या तो 1 होगा और या तो 3 होगा। तो इस तरीके से अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका केवल एक गुणनखंड हो और दूसरी बात वह संख्या स्वयं उस अपनी संख्या का गुणनखंड होती। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। इनमें से आप कोई भी संख्या लेंगे तो उनके गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 होंगे, या तो 1 होगा या तो वह संख्या स्वयं होगी। तो ये संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। अब भिन्न क्या है? भिन्न का सूत्र भिन्न बराबर अंश बटे हर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपको 5/7 लिखा है, इसका मतलब 5 कहलाएगा अंश, 7 कहलाएगा हर कहलाएगा। जो हम अगला 3 चैप्टर 2 चर रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें हमें इन शब्दों की ये जो सब बता रहे हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे भिन्न आ जाएगा कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए। तो जब आप जानेंगे कि भिन्न क्या है, अंश बटे हर। अंश क्या कहलाता है? ऊपर वाला। जब बटे में कोई संख्या हो तो ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला हर कहलाता है। अब गाइस आपको भाग देने या विभाज्यता के नियम यानी कि डिवाइड के कुछ रूल्स होते हैं। यदि आप लोग उन्हें अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको किसी भी भाग देने में बहुत सहूलियत होगी। जैसे 2 से विभाज्यता के क्या नियम है, 3 से विभाज्यता क्या नियम है, 4 से विभाज्यता क्या नियम है, 5 से, 8 से और 9 से। 11 से भी है, 13 से भी है, लेकिन हम 9 तक जानेंगे। 9 के बाद 11, 13, 17 का नियम इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि इनके नियम जो है तो बहुत लेंदी है और अभी आपको उनके नियम बताने से कठिनाई होगी। इसलिए हमें जो है तो पहले हम 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 8 से, 9 से इनके बारे में नियम जानेंगे। जैसे यदि कोई संख्या दी गई है,
चाहे जितनी बड़ी हो, और हमें पता करना वो 2 से कट रही है कि नहीं कट रही। तो उसका नियम क्या? उसका नियम ये है कि यदि संख्या के इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 क्या हो, संख्या के इकाई के अंक में या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। अगर ये इकाई के अंक में 0 मिल जाए, 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिट जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो वह संख्या 2 से पक्का है कि वो संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी। 3 से विभाज्यता के नियम क्या है कि जैसे कोई संख्या दी गई है, अब संख्या दी गई है तो संख्या में जो अंक होंगे उनका हम योग निकालेंगे, जोड़ निकालेंगे। अब जोड़ निकालने के बाद जितना जोड़ आएगा अगर वो 3 से कट जाए तो वह जो दी गई संख्या वो भी 3 से विभाजित होगी। जैसे जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि 27। अब 27 संख्या दी गई है। अब यही नियम हम चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसमें भी यही नियम अपनाएंगे। तो हमने देखा कि 27 में अंक क्या क्या है, एक तो 2 है और एक है 7। तो हमने बोला कि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता अगर, तो हमने इनके अंक 2 और 7 है, इनको जोड़ दिया। इनको जोड़ने के बाद कितना आया, 9 आया। अब ये जो अंकों का योगफल है इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। अगर वो कट जाए 3 त्रिकाई 9, तो इसका मतलब है कि जो संख्या दी गई है यानी कि 27 में अंक 2 और 7 हैं, इनका योग 9 है, और जो योग है अंकों का वो 3 से कट जाता है। तो इसका मतलब 27 भी 3 से कटेगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिएगा अपने से, उनके अंकों का योग देखिएगा, अगर वो 3 के पहाड़ा से आता है या तो 3 से कट जाता है तो वह संख्या जो है तो 3 से कट जाएगी। अब जैसे 4 से काटने का नियम ये है कि देखिए वैसे 2 से आपको पता चल गया। अब अगर डायरेक्ट 4 का भाग देना है तो उसके लिए क्या नियम है, आपको सिर्फ और सिर्फ संख्या में दहाई और इकाई का अंक देखना है। यदि दहाई और इकाई के अंक से बनी संख्या 4 से कट जाती है तो वह संख्या भी 4 से कटेगी। जैसे कि मान लीजिए यदि कोई संख्या है वो 2, 3, 4, 5 और लास्ट में लिख दिया है 36 लिख दिया। अब संख्या तो इतनी बड़ी है, अब हमें ये पता करना कि ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं होगी। तो हम जो है तो दहाई का अंक 3 है, इकाई का अंक 6 है। तो हम जो है तो इसके दहाई और इकाई के अंकों से जो संख्या बनी है उसको उसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 9 36। यदि वो दहाई इकाई से बनी संख्या 4 से कट जाएगी, मतलब कि जो दी गई संख्या है चाहे जितनी बड़ी हो वो 4 से कट जाएगी। 5 से विभाज्यता के क्या रूल्स है? 5 से विभाज्यता के रूल्स एकदम इजी है। आपको सिर्फ और सिर्फ कोई संख्या दी रही, अगर कोई संख्या आपको दिया जाए तो उस संख्या में आपको केवल ये देखना है कि इकाई के अंक में यदि 0 आता है और या तो 5, केवल 2 चीज़, यदि 0 आ जाए या कि 5 आ जाए इकाई के अंक। सॉरी गाइस, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि 5 से विभाज्यता के नियम क्या है। यदि कोई संख्या दी गई है उसका आपको इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो संख्या 5 से कट जाएगी। 8 से विभाज्यता क्या नियम? जिस तरीके से 4 में विभाज्यता के नियम थे कि दहाई और इकाई के अंक को देखना, उसी तरीके से जब 8 में हम देखेंगे कि कोई संख्या दी गई है और उसको हमें डायरेक्ट 8 से डिवाइड करना, तो उसके लिए सैकड़ा दहाई और इकाई के अंक देखेंगे। सैकड़ा दहाई इकाई के अंक से बनी संख्या, अगर जो संख्या दी गई है उसमें सैकड़ा दहाई इकाई के अंक से बनी संख्या 8 से यदि विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भी 8 से क्या होगी, कट जाएगी। 9 के क्या नियम है? 9 के नियम जिस तरीके से 3 के नियम है, 3 से विभाज्यता के नियम है, उसी तरीके से 9 के भी नियम है।
9 में भी हमें यदि कोई संख्या दी गई है उसको 9 से डिवाइड करना, विभाजित करना है, तो हमें केवल अंकों का योग करना है। अंकों का योग में अगर 9 से भाग चला जाता तो वो दी गई संख्या 9 से विभाजित। अब हम जानेंगे कि गुणज क्या है। गुणज और गुणनखंड ये दोनों क्या है। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं और गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर बोलते हैं। गुणज को मल्टीपल बोलते हैं और गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं। इस बात ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे तो वहाँ पे हमें इस शब्द की ज़रूरत पड़ेगी कि मल्टीपल क्या है। मल्टीपल का मतलब मल्टीपल का मतलब गुणज और फैक्टर का मतलब गुणनखंड। गुणज का मतलब ये है कि यदि आपको कोई बोले कि 2 के गुणज बताइए, 3 के गुणज बताइए, 4 के गुणज बताइए, तो 2 के अगर आपको कोई बोल दे कि 2 के 5 गुणज बताइए तो आपको कुछ नहीं करना, पहाड़ा लिखना है। मतलब 2 एक कम 2 5 बार, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो इस तरीके से 2 के 5 गुणज हो जाएंगे, 2 4 6 8 10। गिन गिन भी लेंगे 1 2 3 4 5। अब यदि कोई बोल रहा है कि 3 के 4 गुणज बताइए तो आपको फिर वही पहाड़ा लिखना है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 चौके 12, 4 गुणज हो गए, 1 2 3 4। अब इसी तरीके से यदि कोई बोले आपसे कि 4 की 3 गुणज बताइए तो आपको 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको गुणज यानी कि मल्टीपल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो है तो गुणनखंड मतलब कि फैक्टर के बारे में जानेंगे। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। नाम में अगर आप गौर फरमाए तो गुणनखंड मतलब कि खंड मतलब टुकड़े। जैसे कि यदि आपसे कोई बोले 12 और 18 के गुणनखंड बताइए, तो इसका मतलब ये है कि हमको जो है तो 12 के गुणनखंड का मतलब है कि उन संख्याओं को बताना है जिनसे यदि हम 12 को भाग दें तो 12 पूरा पूरा विभाजित हो जाए। जैसे यदि हम 1 से 12 का भाग देंगे तो 12 कट जाएगा। यदि हम 2 से 12 को भाग देंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। 3 को अगर 12 से भाग देंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। 4 से अगर हम 12 का भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 5 से कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, तो 6 से अगर 12 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। 7 से कटेगा नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा 12। तो ये जो गुणनखंड है होते हैं, गुणनखंड में उन संख्याओं को लिखना पड़ता है जो कि जिस संख्या का गुणनखंड पूछे उसमें उनका भाग चला जाए। जैसे 18, तो 18 में 1 आएगा। एक जो होता है, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। आपको मैंने भाज्य अभाज्य बताया तो वहाँ पे यही मतलब था कि भाज्य में मैंने बोला कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके एक से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 12 में एक से अधिक गुणनखंड है तो ये संख्या भाज्य कहला गई। 18 में कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा, 9 दूनी 18, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 15 16 17 और 18 होगा। तो ये जो है ये 18 के गुणनखंड कहलाएंगे। लेकिन आपसे एक अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे
कि अभाज्य संख्या हमने ले ली 7, 7 ले ली। अब आप इसके गुणनखंड बताइए। अभाज्य संख्या मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ वह संख्या अभाज्य संख्या होगी जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। जैसे 7 का अगर देखेंगे तो 1 तो सब में आएगा, 1 के अलावा 7 होगा। आप देख लीजिए 1 और 7 के बीच में क्या कोई संख्या 7 को विभाजित कर सकती है? नहीं कर सकती। 7 में 2 का भाग देंगे नहीं कटेगा, 3 का भाग देंगे नहीं कटेगा, 4 का भाग देंगे नहीं कटेगा, 5 का भाग देंगे नहीं कटेगा, 6 का 7 का। तो इस तरीके से आशा करता हूँ कि आपको गुणज और गुणनखंड दोनों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको गुणनखंड समझ में आ गया तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं आपको समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से जब हम गुणज और गुणनखंड के बारे में जान गए हैं तो अब हम एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक के बारे में जानेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है काउंट, एम का मतलब होता है मल्टीपल। जैसे ही मल्टीपल शब्द आया तो आपको समझ जाना चाहिए कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणज। तो हमें एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालने की मैं आप लोगों को 2 विधि बताऊंगा। एक विधि, जैसे यदि आपको कोई बोला क्वेश्चन रहे कि 12 और 24 का एलसीएम निकालिए, तो आपको क्या करना है? इस तरीके से 12 और 24 को लिख के लाइन खींच लेना है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेना। अब हम इन 12 और 24 में लघुत्तम निकालने के लिए क्रम से अभाज्य संख्याओं को इनमें भाग देंगे। जैसे 2, तो 2 से देंगे तो 2 छक्का 12, तो जितना भागफल आएगा यहाँ लिखेंगे। और 12 दूनी 24, तो ये लिख दिया। फिर 2 से भाग दिया तो 2 तिहाई 6 और 2 छक्का 12। अब जो है 3 आ गया है, 3 2 से नहीं कटेगा लेकिन 6 तो कटेगा ना। तो जब तक कि 2 से कटे तो 2 से काटते जाएंगे, कामा लगा तो ये 3 नहीं कट रहा, 3 को उतार लेंगे और 2, ये 6 है तो 2 तिहाई 6। फिर इसके बाद 3, तो 3 3 एकम 3, 3 एकम 3। यह जो प्रोसेस है जब तक करना है तब तक कि लास्ट में 1 और 1 ना आ जाए। अब हम क्या करेंगे? ये जो दिए हैं ये इनका हम गुणा कर लेंगे। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 बार 2 आया, 1 2 3, 1 2 3 गुणे 3 बराबर। इसका कितना हो जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 3 का 2 से गुणा हुआ 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इस तरीके से ये हो गया 24 हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब मैं आपको दूसरी शार्ट विधि बताता हूँ। इसमें क्या करना है कि आपको यदि कोई संख्या दी जाए, छोटी संख्या रहे और उसका एलसीएम आपको निकालना है, तो आपको क्या करना है कि देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो 12 और 24 में सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है? 24। अब 24 सबसे बड़ी संख्या को देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो दी गई जितनी संख्या दी गई उनसे विभाजित हो जाती है कि नहीं होती। तो देखिए 12 और 24 इनमें से बड़ी संख्या है 24। अब 24 में यदि 12 का भाग देंगे तो कट जाएगा और 24 में 24 का भाग देंगे तो कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि 24 ही लघुत्तम होगा। और देखिए जैसे 10 है, 12 है, 15 है और 20 है, इसका एलसीएम निकालना अगर हम इस विधि से निकालेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन यदि हम इसकी जो सेकंड विधि है उसको अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमें बहुत कम समय में बिना कलम उठाए बता सकते हैं। इसमें हमको करना क्या होता है? हमने ढूंढना होता है सबसे बड़ी संख्या क्या। 10 12 15 20
इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 20। अब 20 जो है तो पहले स्वयं 20 को देखेंगे, क्या सबसे कट जाएगा? 10 से कट जाएगा, 12 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 20 से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम 20 की जो टेबल है, 20 का पहाड़ा देखेंगे, जब तक पढ़ेंगे जब तक कि ऐसी कोई संख्या ना आ जाए जो ये चारों संख्या से न कटे। तो 20×60 होता है। 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 10 का भाग देंगे तो कट जाएगा, 12 का भाग देंगे कट जाएगा, 15 चौके 60, 20×60। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 10, 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। इस विधि की आप लोग